आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिनमें एक अद्भुत कहानी छिपी है। वीरता की, साहस की, प्रतिरोध की। जी हाँ, एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसे शायद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं ऊदा देवी पासी की। बिल्कुल। 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें ऊदा देवी पासी का नाम एक बहुत ही असाधारण योद्धा के तौर पर सामने आता है। हाँ, और आज हमारा इरादा यही है कि ऊदा देवी जी के जीवन को समझें, उनकी जो अविश्वसनीय वीरता थी उसको जानें, और वो स्रोत क्या हैं, मतलब कहाँ से हमें ये कहानी पता चलती है। सही बात है, क्योंकि स्रोत भी बड़े मिले जुले से हैं। कुछ लिखा हुआ मिलता है, कुछ कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, कुछ अंग्रेजों ने भी लिखा है, कुछ हमारे अपने साहित्य में है। हाँ, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतिहास में कुछ नायकों को वो जगह नहीं मिल पाती जो शायद वो डिजर्व करते हैं, खासकर जो हाशिए के समुदायों से आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने स्रोतों की बात की, तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोक कथाएं चली वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दलित साहित्य में उनका जिक्र आता है, और हाँ, कुछ ब्रिटिश अफसर भी थे, जैसे एक नाम आता है विलियम फोर्ब्स मिचेल। अच्छा, उनकी किताब में भी कुछ वर्णन मिलते हैं जो ऊदा देवी की कहानी से जुड़ते हैं। जरा सोचिए, एक सीन इमेजिन कीजिए। लखनऊ में भयंकर लड़ाई चल रही है, 1857 का वक्त है, और एक पेड़ पर कोई छिपा हुआ है जो निशाना लगा रहा है, और ब्रिटिश सैनिक गिर रहे हैं। हाँ, और बाद में पता चलता है कि वो कोई मर्द सिपाही नहीं, एक औरत थी, ऊदा देवी पासी। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो ये कहानी इतनी हिम्मत वाली है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? उनके बचपन के बारे में, उनके शुरुआती जीवन के बारे में क्या पता चलता है? क्या बचपन से ही वो ऐसी थी? देखिए, उनका जन्म माना जाता है लगभग 1830 के आसपास। लखनऊ के पास एक गांव है उजिरिया, वहाँ एक पासी परिवार में। पासी परिवार में? हाँ, और पासी समुदाय का उस समय अवध में मतलब एक अपनी खास पहचान थी। उनका एक सैन्य इतिहास भी रहा है, और जो लोक कथाएं या वर्णन मिलते हैं ना, उनसे यही पता चलता है कि ऊदा देवी बचपन से ही थोड़ी निडर थीं, मतलब अन्याय देखती थीं तो आवाज उठाती थीं, ऐसी थी वो। अच्छा, और उनका विवाह, शादी किससे हुई थी? उनकी शादी हुई थी मक्का पासी से, और वो खुद भी सैनिक थे। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी सेना में थे मक्का पासी। तो ये तो मतलब एक सैनिक पृष्ठभूमि हो गई। बिल्कुल, और ये वो समय था, याद कीजिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, खासकर 1856 में, जब अंग्रेजों ने अवध को अपने राज में मिला लिया था ना। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था। जी, उनको हटा दिया। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, माहौल एकदम विद्रोह के लिए तैयार हो रहा था। तो एक तरफ परिवार में सैनिक पृष्ठभूमि, दूसरी तरफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का उनका अपना स्वभाव, और फिर अवध का वो राजनीतिक माहौल। बिल्कुल। तो उनका विद्रोह में शामिल होना तो जैसे स्वाभाविक ही लगता है। बिल्कुल। और जब 1857 की लड़ाई शुरू हुई, तो लखनऊ तो उसका बहुत बड़ा गढ़ बना। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी हजरत महल, उन्होंने मोर्चा संभाला अंग्रेजों के खिलाफ। जी। तो इसी दौरान ऊदा देवी और उनके पति मक्का पासी, ये दोनों बेगम हजरत महल से मिले। अच्छा, ये मुलाकात तो बड़ी अहम रही होगी। क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने बेगम से? उन्होंने एक बहुत, आप कह सकती हैं, असाधारण सी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई, महिलाओं को भी लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, हथियार उठाने की इजाजत मिले। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, एक क्रांतिकारी सोच थी ये। तो बेगम हजरत महल, वो तो खुद ही काफी मजबूत इरादों वाली थी, उन्होंने क्या कहा? बेगम हजरत महल ने ऊदा देवी की हिम्मत को, उनके जज्बे को पहचाना। उन्होंने न सिर्फ हाँ कहा, बल्कि ऊदा देवी को मदद भी की महिलाओं की एक टुकड़ी बनाने में। महिलाओं की टुकड़ी? हाँ, और इस टुकड़ी में ज्यादातर दलित और पिछड़े समुदायों की ही महिलाएं थीं। इसीलिए इसको कभी कभी दलित वीरांगना बटालियन भी कह दिया जाता है। ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, कि कैसे मुश्किल वक्त में समाज की जो दीवारें होती हैं वो टूट सकती हैं, और जिनको हम सोचते हैं कि हाशिए पर हैं, वो लीडरशिप रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 1857 की लड़ाई का वो पहलू है जिस पर कम बात होती है, लेकिन ये सच है कि इसमें समाज का हर तबका शामिल था। महिलाएं भी थीं, दलित समुदाय भी थे, सब थे। इस कहानी में वीरता है, संगठन है, लेकिन फिर एक दुखद मोड़ भी आता है। चिन्हट की लड़ाई का जिक्र होता है, वो क्या था? हाँ, देखिए, अंग्रेज जब लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने के लिए बढ़ रहे थे, तो जून 1857 में चिन्हट एक जगह है, वहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई। अच्छा। ये शुरू में विद्रोहियों की एक बड़ी जीत मानी जाती है,
ऊदा देवी और उनके पति मक्का पासी दोनों इसमें लड़े थे, बहुत बहादुरी से। लेकिन यहीं पर कुछ हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से इसी चिन्हट की लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते हुए। ओह, तो ये तो ऊदा देवी के लिए सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं थी, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत नुकसान था। क्या असर हुआ होगा इसका उन पर? जाहिर है बहुत बड़ा सदमा लगा होगा उन्हें। पति की शहादत का दुख तो था ही, लेकिन कहते हैं ना कि इस दुख ने उनके अंदर का जो गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ उसको और भड़का दिया। उनका इरादा और पक्का हो गया कि अब तो बदला लेना है, अपनी जमीन को आजाद कराना है। वो जो व्यक्तिगत दुख था उसने उनके संघर्ष को और ज्यादा तीव्र कर दिया। और शायद यही इरादा हमें उस घटना तक ले जाता है जिसने ऊदा देवी को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। सिकंदर बाग की लड़ाई, ये कब हुई थी और क्यों इतनी खास मानी जाती है? सिकंदर बाग की लड़ाई हुई 16 नवंबर 1857 को लखनऊ में ही। अंग्रेज सेनापति थे सर कॉलिन कैंपबेल। वो लखनऊ पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। अच्छा। और सिकंदर बाग वो एक किले जैसा था, मतलब दीवारों से घिरा हुआ एक बाग था। करीब 2000 विद्रोही सैनिक वहां मोर्चा संभाले हुए थे और ये लड़ाई 1857 की सबसे भयानक, सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। और ऊदा देवी, उनकी क्या भूमिका थी यहाँ? उनकी जो रणनीति थी वो तो कमाल की कही जाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऊदा देवी ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने पुरुषों का लिबास पहना। अच्छा। और लड़ाई के दौरान ही वो चुपके से बाग के अंदर एक ऊंचा पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ गई। पेड़ पर? हाँ, पेड़ पर। और उनके पास बंदूकें थीं, गोलियां थीं, अच्छा खासा असला था। पेड़ पर चढ़ के एक स्नाइपर की तरह, ये तो सुनने में रोमांचक लगता है। हाँ, लेकिन ये हकीकत थी। पेड़ के पत्तों की आड़ लेकर उन्होंने नीचे जो ब्रिटिश सैनिक थे उन पर निशाना लगाना शुरू किया। एक के बाद एक सैनिक गिर रहे थे और अंग्रेजों में खलबली मच गई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गोलियां आ कहां से रही हैं। ये तो अविश्वसनीय है। क्या इसका कोई समकालीन सबूत भी है, खासकर अंग्रेजों के रिकॉर्ड में? हाँ, यहीं पर वो विलियम फोर्ब्स मिचेल का जिक्र आता है, जिनकी बात हमने की थी। उनकी किताब है रेमिनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी 1857-59। जी। फोर्ब्स मिचेल खुद सिपाही थे 93rd सदरलैंड हाईलैंडर्स रेजिमेंट में जी। और वो उस लड़ाई में मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे उनके कई साथी अचानक से मारे जा रहे थे, रहस्यमयी तरीके से। उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा है? उन्होंने ये गौर किया कि जो सैनिक मर रहे थे उनके जख्म ऊपर से नीचे की तरफ थे, तो उनको शक हुआ कि गोली कहीं ऊपर से आ रही है, शायद किसी पेड़ से। उन्होंने उस पीपल के पेड़ का जिक्र भी किया है जिस पर शक था कि कोई विद्रोही स्नाइपर छिपाए। तो उन्होंने ऊदा देवी का नाम लिया है? नहीं, नाम नहीं लिया है। शायद उनको पता न चला हो या फिर एक महिला थी इसलिए शायद दर्ज ना किया हो, लेकिन वो साफ लिखते हैं कि पेड़ से कोई गोलियां चला रहा था और जब बाद में उसे मार गिराया गया तो वो एक महिला निकली। तो ये तो एक तरह से पुष्टि हो गई ऊदा देवी की कहानी। लेकिन बिल्कुल एक मजबूत पुष्टि है ये। अंदाजा क्या है कितने अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने ढेर कर दिया होगा अकेले? जो लोक कथाएं हैं और जो अनुमान लगाए जाते हैं उनके हिसाब से ऊदा देवी ने अकेले उस पेड़ से 30 से ज्यादा, शायद 32 से 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। 32 से 36? हाँ, सोचिए, एक अकेली महिला उस वक्त की सबसे ताकतवर सेना के इतने सारे सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। ये तो युद्ध के इतिहास में भी एक अनूठी मिसाल होगी। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब अंग्रेज अफसरों को पक्का हो गया कि हमला उसी पेड़ से हो रहा है, तो उन्होंने उस पेड़ पर जबरदस्त फायरिंग का ऑर्डर दिया। चारों तरफ से गोलियां चलाई गईं। और उसी गोलीबारी में ऊदा देवी को कई गोलियां लगी और वो पेड़ पर ही शहीद हो गईं। और जब उनका शव नीचे लाया गया तब क्या हुआ? वो कैसा मंजर रहा होगा? जब उनका शव पेड़ से नीचे गिरा तब अंग्रेज सैनिकों ने, अफसरों ने देखा कि ये जो इतनी देर से उन पर कहर बरपा रहा था वो कोई मर्द नहीं, एक औरत थी, वो भी मर्दों के लिबास में। यकीन नहीं हुआ होगा उन्हें। बिल्कुल। फोर्ब्स मिचेल लिखते भी हैं कि वो और उनके साथी सब दंग रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक औरत ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया। मैंने एक बात और सुनी है कि जो अंग्रेज कमांडर इन चीफ थे सर कॉलिन कैंपबेल, उन्होंने उनकी बहादुरी देखकर अपना हैट उतारकर सिर झुकाया था। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये कहानी काफी मशहूर है, ऊदा देवी के सम्मान में अक्सर सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब कैंपबेल को पता चला
कि इतनी बहादुरी से लड़ने वाली एक महिला थी तो उन्होंने सम्मान दिखाया। हालांकि इसका कोई पक्का दस्तावेजी सबूत मिलना मुश्किल है, अक्सर ऐसी लोक कथाओं के साथ होता है। पर ये कहानी एक तरह से ऊदा देवी की वीरता की जो पहचान है उसका प्रतीक बन गई है। उनकी शहादत वाकई झकझोर देती है, लेकिन ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? आपने शुरू में स्रोतों का जिक्र किया था, जरा उन पर थोड़ा और बात करें। हाँ, स्रोत बहुत अहम है यहाँ। देखिए, एक तरफ तो विलियम फोर्ब्स मिचेल जैसे अंग्रेजों के लिखे हुए रिकॉर्ड हैं जो जाने अनजाने में ही सही सिकंदर बाग वाली घटना की पुष्टि करते हैं जी। दूसरी तरफ, और शायद सबसे मजबूत कड़ी, वो है मौखिक परंपरा। पासी समुदाय में, दलित समुदाय में जो कहानियाँ, जो लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, उन्होंने ऊदा देवी की याद को जिंदा रखा, खासकर तब जब इतिहास की किताबों में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। और कोई दूसरे दस्तावेज भी मिले हैं? कुछ और ब्रिटिश मिलिट्री रिकॉर्ड्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं जिनमें लखनऊ और अवध में विद्रोह के समय महिला लड़ाकों के होने का जिक्र मिलता है, पर वो बहुत धुंधला सा होता है, नाम वगैरह नहीं होते। तो इन सबको मिलाकर अंग्रेजों के संस्मरण, मौखिक इतिहास, दलित साहित्य, कुछ अस्पष्ट सरकारी दस्तावेज, इन सबको जोड़कर ही ऊदा देवी की कहानी दोबारा बन पाती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि उनको मुख्य धारा के इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिली। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब जानते हैं। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो समाज का ढांचा और दूसरा इतिहास लिखने का तरीका। मतलब ये कि पारंपरिक तौर पर इतिहास राजाओं का, शासक वर्ग का, ऊंची जातियों का, पुरुषों का ही ज्यादा लिखा गया है। ऊदा देवी दलित समुदाय से थीं और एक महिला थीं, तो ये दो बातें ही शायद काफी थीं उनके योगदान को नजरअंदाज करने के लिए। तो यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे मौखिक इतिहास या समुदाय की जो याददाश्त होती है वो लिखित इतिहास की कमियों को उजागर करती है, उस खाली जगह को भरती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। ऊदा देवी की कहानी यही दिखाती है कि कैसे समुदायों ने अपने हीरोज की यादों को जिंदा रखा, भले ही किताबों ने उन्हें भुला दिया हो। मौखिक परंपराएं अक्सर उन आवाजों को बचाए रखती हैं जिन्हें लिखित दस्तावेज खामोश कर देते हैं। और आज के समय में आज ऊदा देवी को कैसे याद किया जाता है? उनकी विरासत क्या है? जिंदा किया है, स्थापित किया है। हाँ, मैंने सुना है लखनऊ में उनकी मूर्ति भी है। जी हाँ, हर साल 16 नवंबर को उनके शहादत के दिन लखनऊ में सिकंदर बाग चौराहे के पास उनकी मूर्ति है। वहाँ और दूसरी जगहों पर भी उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अब उनको एक राष्ट्रीय नायिका का दर्जा मिल रहा है, धीरे धीरे ही सही। तो इसका सार क्या निकलता है? ऊदा देवी की कहानी का महत्व सिर्फ उनकी अपनी बहादुरी तक ही क्यों नहीं सीमित है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस पूरे समुदाय के जज्बे का, उनके प्रतिरोध का, उनके बलिदान का प्रतीक है, जिसे इतिहास ने बहुत समय तक देखा ही नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ राजा रानी या बड़े लोगों ने नहीं लड़ी थी, समाज के सबसे नीचे समझे जाने वाले लोगों ने भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी की थी, कुर्बानियां दी थी। और अगर हम 1857 की पूरी लड़ाई के संदर्भ में देखें तो ऊदा देवी जैसी शख्सियतें हमें उस लड़ाई की विविधता को, उसकी गहराई को समझने में मदद करती हैं। ये दिखाती हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जाति और लिंग जैसी दीवारें भी टूटी थीं। ये सिर्फ कुछ नाराज राजाओं या सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, इसमें किसान थे, कारीगर थे, आम औरतें थीं, दलित थे, हाशिए पर रहने वाले लोग भी पूरी ताकत से शामिल थे। उनका जिक्र हमारे इतिहास की समझ को ज्यादा पूरा, ज्यादा सच्चा बनाता है। तो आज हमने ऊदा देवी पासी की ये असाधारण कहानी सुनी, सिकंदर बाग में उनकी वो अविश्वसनीय वीरता, उनकी कहानी हम तक पहुंची कैसे, अलग अलग स्रोतों से, मौखिक, लिखित, अंग्रेजी, भारतीय, और ये भी समझा कि इतिहास में जो नायक भुला दिए गए हैं उन्हें याद करना कितना जरूरी है। हाँ, उनकी कहानी ये भी बताती है कि हिम्मत और देश के लिए जज्बा किसी खास वर्ग या जाति या लिंग का मोहताज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो अक्सर अधूरा होता है। कई बार उसे एक खास नजरिए से लिखा जाता है। ऊदा देवी जैसी कहानियां हमें न सिर्फ हिम्मत देती हैं, बल्कि हमारे अतीत की जो असलियत है, जो ज्यादा जटिल है, उसे सामने लाती हैं। ये कहानियां हमें इतिहास को दोबारा देखने, उसे और समावेशी बनाने की चुनौती देती हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है। अगर ऊदा देवी जैसी कहानी, जिसके कुछ लिखित सूत्र भी मौजूद थे, फिर भी वो ज्यादातर मौखिक परंपरा और समुदाय की याद से ही बच पाई,
तो इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं में न जाने और कितनी ऐसी कहानियां दबी पड़ी होंगी जिनके शायद कोई लिखित निशान भी ना हो। और ये जो मौखिक परंपराएं हैं, ये कहाँ तक सरकारी या लिखित दस्तावेजों को चुनौती दे सकती हैं या उनकी कमी पूरी कर सकती हैं, ये सोचने का विषय है।